प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अपनी ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर अटेंड कर रहे होंगे। जो बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं वो ज़रूर अटेंड करें। तो आज हमने अपनी ऑनलाइन क्लास में जो विषय लिया था, जो हमारा टॉपिक था, वो था हमारे हिंदी व्याकरण का वाक्य विचार। तो उसी की वीडियो बनाकर आपको भेज रही हूँ। ध्यानपूर्वक देखें, सुनें और समझें। वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वाक्य कहते किसे हैं। जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द व्याकरण में पद कहलाते हैं। तो जब भी हम किसी के सामने अपने मन के भाव और विचार प्रकट करते हैं तो हमें वाक्य के रूप में करने पड़ते हैं। अगर हम शब्द बोलेंगे तो वो सामने वाला समझ नहीं सकेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे मैं वाक्य है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो सब बिल्कुल समझ में आ रहा है कि वाक्य में क्या कहा गया है। स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि वाक्य में कहा गया है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर इसको मैं ऐसे बोलती पढ़ रहे हैं बच्चे, ऐसे तोड़ मरोड़ के बोलती तो समझ में नहीं आता, सामने वाला समझ ही नहीं सकता कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो ये था वाक्य। अब आगे है वाक्य के अंग। तो वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। तो सबसे पहले है उद्देश्य। उद्देश्य जिसे आप सब्जेक्ट कहते हो। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे अभी मैंने एक वाक्य बोला था कि बच्चे पढ़ रहे हैं। अब इसमें बच्चे जो हैं वो उद्देश्य हैं और जो बाकी के शब्द हैं वो क्या हैं, विधेय हैं। जैसे उदाहरण है, एक खरगोश के छोटे छोटे बच्चे गिलहरी के साथ खेलने लगे। तो यहाँ पर खरगोश के छोटे छोटे बच्चों की बात की जा रही है और क्या बात की जा रही है कि वे गिलहरी के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने लगे। तो खरगोश के छोटे छोटे बच्चे उद्देश्य थे और विधेय क्या थे, गिलहरी के साथ खेलने लगे। तो आगे है हमारा वाक्य के भेद। तो बच्चों इस चीज़ में बिल्कुल ध्यान देना है कि वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय, और वाक्य के दो ही भेद हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। इन दोनों चीज़ों में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। वाक्य के अंग हैं उद्देश्य और विधेय और वाक्य के भेद हैं अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 प्रकार में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। तो कौन से हैं वो 8 भाग? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो सबसे पहले हमारे पास विधानवाचक। विधानवाचक कहो या फिर साधारण वाक्य कहो, एक ही है। साधारण वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस, जैसे वो खाना खाता है, वह नहाता है, वह सोता है। ये साधारण वाक्य है जिसमें एक ही क्रिया आ रही है। तो जिस वाक्य में एक ही क्रिया आती है उसे कहते हैं साधारण वाक्य। मैंने तुम्हें बाजार जाते देखा था, तो एक ही क्रिया आ रही है इसमें, इसलिए ये कौन सा वाक्य है? विधानवाचक या फिर साधारण वाक्य। आगे आपका निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से क्रिया के नहीं होने का बोध हो, कि जिस वाक्य में क्रिया जो है नहीं हुई है उसे कहते हैं निषेधवाचक। जैसे तुम समय पर स्कूल नहीं आए, तो इसमें क्रिया नहीं, जो स्कूल नहीं आने की क्रिया है वो नहीं हुई है, तो इसलिए इसे कहेंगे निषेधवाचक। मतलब जिसमें ना, नहीं, मत आदि शब्दों का प्रयोग किया गया होगा उसको निषेधवाचक कहते हैं। आगे हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक, ये तो नाम से ही समझ आ रहा है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे तुमने ये ड्रेस कब खरीदी, जिस वाक्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसने आदि शब्दों का प्रयोग किया गया हो वो प्रश्नवाचक होते हैं। आगे हमारा आज्ञावाचक। आज्ञावाचक जिस वाक्य से आज्ञा या अनुरोध, आज्ञा मतलब ऑर्डर, अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट, मतलब आज्ञावाचक नाम से तो हमें यही समझ आ रहा है कि आज्ञा ही देनी है, ऑर्डर ही देना है, पर नहीं, इसमें आज्ञा भी दी जा सकती है और अनुरोध भी किया जा सकता है, ऑर्डर भी दिया जा सकता है और रिक्वेस्ट भी की जा सकती है। जिस वाक्य से आज्ञा या अनुरोध का बोध हो उसे आज्ञावाचक कहते हैं। जैसे यहाँ से चले जाओ, ये ऑर्डर है,
कृपया कभी हमारे घर आइए, ये रिक्वेस्ट है। तो दोनों ही प्रकार के वाक्य आज्ञावाचक में आते हैं। आ गया हमारा इच्छावाचक। जिस वाक्य से इच्छा, शुभ कामना या आशीर्वाद का बोध हो उसे इच्छावाचक कहते हैं। जैसे काश आज बारिश हो, भगवान सबका भला करे, तुम्हारी आयु लंबी हो। तो इन वाक्यों में हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, किसी को आशीर्वाद देकर या फिर किसी को शुभकामनाएं देकर, तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए, शुभकामनाएं देकर या फिर उसको आशीर्वाद देकर अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। तो जिस वाक्य में ऐसे वाक्य जो भी होंगे उनको कहते हैं इच्छावाचक। आगे हमारा विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि मनोभावों का बोध हो उसे विस्मयवाचक कहते हैं। बहुत बार आप पढ़ चुके हैं विस्मय आदि वाचक, एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं। तो जहाँ पर हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, गंदी लगती है, जहाँ पर हमें किसी चीज़ को देख के दुख होता है, तो हमारे जो भाव प्रकट होते हैं उसे कहते हैं विस्मय आदि वाचक। तो इसमें वही है विस्मयवाचक। जब भी हम कुछ ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिससे हमें गुस्सा आता है, जब बहुत खुशी होती है या फिर घिन आती है, तो हमारे अपने आप से ही कुछ शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता। जैसे जैसे मौसम बहुत सुहाना है, तो हमारे मुंह से एकदम से निकले वाह आज मौसम कितना अच्छा है। तो वह शब्द का दूसरे शब्दों के साथ कोई मेल नहीं है, पर हमने अपने मन के भाव प्रकट किए हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा है। और इस जो ये वाह, जैसे कोई गंदी चीज़ है उसको देखे छी कितना गंदा है, तो छी जो शब्द है वो हम अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वाह और छी जैसे जो शब्द हम वाक्य के प्रारंभ में लगाएंगे और उनके साथ वो जो है विस्मय आदि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो जरूर लगाना होता है। तो आगे हमारा संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात के होने का संदेह हो उसे संदेहवाचक कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद मेरे अच्छे नंबर आ जाएं, शायद मैं कक्षा में प्रथम आ जाऊं। तो ये ऐसे वाक्य जो संदेह होता है, जिसमें पता नहीं पूरा होना है कि नहीं होना है, उसे कहते हैं हम संदेहवाचक। शायद अब तक घंटी बज चुकी होगी, ज़रूरी नहीं है बज चुकी होगी। तो जहाँ पर हम सोचते हैं कि ऐसा हो पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, उसे कहते हैं हम संदेहवाचक वाक्य। आगे हमारा संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर हो उसे कहते हैं संकेतवाचक कहते हैं। सबसे इजी कि इस वाक्य में एक जो उपवाक्य दूसरे पर डिपेंड तो रहता ही रहता है, साथ में तो शब्द ने इनको जोड़ा होता है। जिस वाक्य में तो शब्द आ जाए, कारण बता दिया जाए, वहाँ संकेतवाचक होता है। जैसे आपको यहाँ पर उदाहरण दी है, अगर पढ़ते तो अच्छे नंबर ज़रूर आते, यदि वर्षा हुई तो जाम लग जाएगा। अब यदि वर्षा हुई तो जाम लग जाएगा, अगर पढ़ते तो अच्छे नंबर जरूर आते, दोनों ही वाक्यों में तो शब्द का प्रयोग हुआ है और संकेत किया गया है कि नंबर अच्छे जरूर आते। कब आते? जब आप अच्छे पढ़े होते। जाम लग जाएगा, क्यों लग जाएगा? क्योंकि वर्षा हुई है। कारण भी बताया है इन वाक्यों में, तो शब्द का भी प्रयोग हुआ है और संकेत भी किया गया है। तो जिन वाक्यों में तो शब्द का प्रयोग किया और दो उपवाक्य एक दूसरे पर निर्भर हों उन्हें कहते हैं हम संकेतवाचक वाक्य। आगे आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है कि कैसे थोड़े से शब्दों की हेर फेर से 8 प्रकार के एक ही वाक्य को हम 8 प्रकार के वाक्यों में लिख सकते हैं। जैसे विधानवाचक में देखो, सिंपल सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि साधारण वाक्य होता है, जैसे परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है। निषेधवाचक में मतलब नेगेटिव सेंटेंस होगा, जो परिश्रम नहीं करता उसे सफलता नहीं मिलती। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा होगा, क्या परिश्रम करने से सफलता नहीं मिलती या फिर मिलती है। आज्ञावाचक में परिश्रम करो सफलता अवश्य मिलेगी, ऑर्डर दिए हैं। इच्छावाचक में यदि सफलता चाहते हो तो परिश्रम करो, इच्छा व्यक्त की है। विस्मय में
अटल सत्य है, यह विस्मय है, परिश्रम से ही सफलता मिलती है। संदेहवाचक में शायद परिश्रम से ही सफलता मिलती हो, संकेतवाचक में परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। देखो कैसे एक ही वाक्य को 8 ही प्रकार में इसको बदल दिया गया है। तो ये शब्दों का हेर फेर है जो हमें करना आना चाहिए। तो ये था हमारा अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। आगे हमारा रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण 8 भागों में किया था और रचना के आधार पर 3 भागों में किया गया है। कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, मिश्र या फिर मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले हमारे पास सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, मतलब वाक्य में एक ही क्रिया होगी। जैसे वो सोता है, वह जाता है, वो खाता है, वो नहाता है, कुछ भी है, एक ही क्रिया होगी। जैसे इसमें उदाहरण दिया है, मैं इस वर्ष नई साइकिल खरीदूंगा। खरीदना क्रिया है तो वाक्य में एक ही क्रिया है। चाहे वाक्य आपका कितना भी लंबा क्यों ना हो, पर क्रिया एक ही होगी, तो वो होगा आपका सरल वाक्य। अगर एक से अधिक क्रिया हो जाएंगी एक वाक्य में तो वो जटिल बन जाएगा, वो सरल नहीं रहेगा। तो ये हो गया आपका सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को समूचे बोधकों से जोड़ा होता है। जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को समूचे बोधक शब्दों से जोड़ा होगा तो उसे कहेंगे हम संयुक्त वाक्य। अब आपको पता होना चाहिए कि समूचे बोधक शब्द कौन से होते हैं। अभी हमने पीछे ही अभी लेटेस्ट पढ़ा था समूचे बोधक या, अथवा, तथा, अगर, किंतु, परंतु, इसलिए इत्यादि शब्द जो हैं वो समूचे बोधक शब्द होते हैं। जैसे मम्मी आने वाली थी, एक सरल वाक्य हो गया, नहीं आई दूसरा सरल वाक्य हो गया, परंतु इसको किस शब्द ने जोड़ दिया? किंतु शब्द ने जोड़ दिया, तो ये एक ही वाक्य बन गया। मम्मी आने वाली थी किंतु नहीं आई, तो किंतु यहाँ पर क्या है? समूचे बोधक शब्द है। गुरु चरण दौड़कर आया, एक सरल वाक्य है। मनप्रीत को धक्का देकर चला गया, दूसरा सरल वाक्य है। तो यहाँ पर और शब्द ने दोनों ही सरल वाक्यों को जोड़ा है, तो और जो है वो क्या है? एक समूचे बोधक शब्द है। तो इसी प्रकार या, और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये जो शब्दों के साथ जो सरल वाक्यों को जोड़ा होगा उसे कहेंगे हम संयुक्त वाक्य। आगे है हमारा मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य में आपने पढ़ा कि एक ही क्रिया होती है। संयुक्त में आपने पढ़ा कि 2 सरल वाक्यों को समूचे बोधक शब्दों के साथ जोड़ा होता है। अब मिश्र वाक्य में जिस वाक्य में एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है, मतलब एक वाक्य जो है वो स्वतंत्र होता है और बाकी जितने भी वाक्य हैं, 1 है, 2 है, 3 है, वो उस वाक्य पर आश्रित होते हैं, उसे कहते हैं हम मिश्र वाक्य। जैसे उदाहरण है, शिवानी ने बताया कि वे कल लोग ही जहाँ से जा रहे हैं। तो इसमें वहाँ एक नलकूप है जो बिजली से चलता है। तो अभी देखो यहाँ पर सरल नहीं है, सरल वाक्य मतलब कंप्लीट सेंटेंस था। शिवानी ने बताया, ये कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। जब वो आगे की बात कहे, वे लोग कल यहाँ से जा रहे हैं, अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो इसलिए शिवानी ने बताया कि वे कल लोग, जब इन दोनों को जोड़ दिया आपस में तो वो क्या हो गया? एक मिश्र वाक्य हो गया। तो यहाँ पर आपको बताए गए हैं क्योंकि, की, इसलिए, चूंकि, यद्यपि, तथापि, मानो, अर्थात, जो, जहाँ, जब तक आदि जो है वो ये व्याधिकरण समूचे बोधक है। आपको भी समूचे बोधक के जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें आपको बताया था कि समानाधिकरण और व्याधिकरण क्या होते हैं। तो आपने उस चैप्टर में से ये हेल्प ले लेनी है कि कौन से शब्द को क्या कहते हैं। तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा कि रचना के आधार पर वाक्यों के कितने भेद बताए? 3 भेद बताए। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक वाक्य में एक ही क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्यों को समूचे बोधक शब्दों के साथ जोड़ा गया होता है। और मिश्र वाक्य में जिस वाक्य में एक स्वतंत्र उपवाक्य होता है और शेष उस पर आश्रित होते हैं, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य को प्रधान वाक्य भी कहते हैं। उस पर आश्रित शेष उपवाक्य मिश्रित उपवाक्य होते हैं। इस प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य व्याधिकरण समूचे बोधकों द्वारा जोड़े होते हैं। ये व्याधिकरण और समानाधिकरण समूचे बोधक जो आपको पाठ पढ़ा है उसमें आपको ये अच्छे से मिल जाएंगे। तो ये था हमारा वाक्य विचार। उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझा होगा। आज हमने ऑनलाइन क्लास में भी यही पढ़ा था, तो ये इसको अच्छे से आपने रिवाइज़ करना है, अच्छे से पढ़ना है।
जो ध्यान देना है, पहले आपको पता होना चाहिए कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग कितने हैं, वाक्य के भेद कितने हैं और किस भेद के आगे कितने भागों में बांटा गया, किस भेद को कितने भागों में बांटा गया है। तो आगे की ये कुछ आपको एग्जाम्पल उदाहरणें दी गई हैं, इनको उदाहरण पढ़कर आप अच्छे से समझ जाओगे कि आपको कैसे बदलना है और कैसे वो वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है, सरल वाक्य मिश्रित में कैसे बदलना है, संयुक्त वाक्य क्या है और संयुक्त वाक्य को मिश्रित में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे। ये जो टेबल दिए गए हैं इनको आपने अच्छे से पढ़ना है और अपनी बुक वर्क जो है वो करना है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस करनी है कि आपने जो हमने आपको समझाया वो चीज़ें आपको समझ में आई हैं कि नहीं है, इसलिए बुक वर्क होता है। ना कि इसमें ये मतलब क्रैमिंग करने के लिए नहीं है कि यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा पेपर में। जो भी आपको उदाहरण आएंगे वो हम बाहर से ही डालेंगे, अपने आप से डालेंगे, बुक में से एक भी उदाहरण आपका मैच नहीं करेगा। इसलिए ये बुक वर्क आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है, ना कि पेपर में आएगा इसलिए क्रैमिंग करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।